नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कल आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों की। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जानेंगे कि आज क्यों शुरू नहीं हुआ तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। बात करेंगे 300 वैज्ञानिकों की तरफ से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र की। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूस से भारत पहुंची स्पुतनिक वी की पहली खेप। रूसी वैक्सीन लेकर हैदराबाद पहुंचा विमान। 1.5 लाख वैक्सीन पहुंची भारत। टीकाकरण की रफ्तार होगी तेज। सोनिया गांधी की केंद्र से अपील। महामारी से निपटने पर राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाए सरकार। मुश्किल के समय में सरकार के साथ है कांग्रेस। मुश्किल में फंसे तेलंगाना में चंद्रशेखर सरकार के मंत्री ई राजेंद्र। जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलने पर सीएम ने की कार्रवाई। ई राजेंद्र से वापस लिया गया स्वास्थ्य विभाग। जल्दी ही मंत्री पद से भी हो सकती है छुट्टी। जीएसटी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 3 साल में पहली बार हुआ 1,41,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन। मार्च में कलेक्शन था 1,24,000 करोड़। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खराब प्रदर्शन को लेकर डेविड वार्नर पर गिरी टीम मैनेजमेंट की गाज। कप्तान पद से हटाए गए। केन विलियमसन बने टीम के नए कप्तान। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब इंतजार है कल यानी 2 मई का। 2 मई को सुबह 8 बजे से 5 राज्यों में मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। किस राज्य में किस दल की बन रही है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। कल नया सवेरा 5 राज्यों के लिए नई सरकार का फैसला लेकर आएगा। कल का दिन ये बताएगा कि कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर। पूर्वोत्तर राज्य असम में कौन लहराएगा जीत का परचम। पुडुचेरी में कांग्रेस का कब्जा होगा या होगी बीजेपी की एंट्री। तमिलनाडु में क्या टूटेगा एआईएडीएमके का तिलिस्म और केरल में कौन करेगा कमाल। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए नेता बेकरार हैं। इसी के साथ ही जनता को भी नतीजों का इंतजार है। लेकिन तस्वीर साफ होने से पहले हर कोई खुद को सत्ता की रेस में सबसे आगे बता रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाल में 10 साल से सत्ता पर राज कर रही सीएम ममता से लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा तक सभी 292 सीटों पर अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं। वहीं केरल की 140 सीटों के लिए लाल और सुर्ख होने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस लेफ्ट के किले में सेंधमारी का दम भर रही है। असम की बात करें तो 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी जीत के इतिहास को दोहराने की बात कह रही है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के विपक्षी पार्टी डीएमके तक जीत की हुंकार भर रहे हैं। एग्जिट पोल्स के बाद तो डीएमके ने खुद की सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इसी तरह से 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा में भी बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक खुद को जीत का सिकंदर बता रहे हैं। खैर, अब नेता तो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये रविवार को ही तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार। किस राज्य में किस दल की सरकार बनेगी ये 2 मई को साफ हो जाएगा। साथ ही अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है, इसका रुझान भी कल मिल जाएगा, क्योंकि कल ही यूपी में पंचायत चुनावों की मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो क्या कहा कोर्ट ने और कैसी है मतगणना की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे दखल देने की जरूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह से पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए। हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा। मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किए गए दिशा निर्देश मांगे। कोर्ट ने साथ पे ये भी कहा कि आपको पहले स्थिति का आकलन करना होगा, आपको बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि यूपी में मतगणना के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जमीनी स्तर पर इन निर्णयों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर 3 हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस पर आयोग की ओर से कहा गया है कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद काउंटिंग को कराने का फैसला लिया गया। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान और काउंटिंग का डाटा कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप एंट्री पॉइंट पर तापमान नापते हैं, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ तापमान की जांच नहीं कर रहे बल्कि ऑक्सीपल्स मीटर से SpO2 भी देखते हैं।
आयोग की तरफ से कोर्ट पे ये भी कहा गया कि भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, ये सभी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ ही यूपी में पंचायत चुनावों के परिणामों का सभी को इंतजार है। इंतजार लोग वैक्सीनेशन का भी कर रहे हैं। देश में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन कई राज्यों में आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो इसके पीछे की क्या रही वजह, आइए देखते हैं इस खबर में। देश में आज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान कैसे शुरू करें। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से कोविड-19 का टीका लगेगा। इन जिलों में संक्रमण के 9000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। जिन 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत आज से हो रही है, उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों से 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के बाहर कतार न लगाने की अपील करते हुए शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को अभी टीके नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो निजी अस्पतालों से कोविड-19 रोधी टीके वापस लेगी और लोगों को ये टीके सरकार संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 टीके की खुराक की कमी के कारण आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं होगा। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए आज से शुरू होने वाले व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को टाल दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तकनीकी कारणों से आज से 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका देने का कार्यक्रम टाल दिया है। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार रात को कहा कि वो केवल भुवनेश्वर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से सांकेतिक तौर पर शुरू करेगी, क्योंकि ये पूरे राज्य में सप्ताहांत बंद का पहला दिन है। आंध्र प्रदेश में टीके की कमी के कारण 1 मई से आंध्र प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण का शुरुआत नहीं हो पाएगी। एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए जनता को परेशान होना पड़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार इसे लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि आज देश के 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्हें हकीकत से रूबरू करवाया है। तो क्या लिखा है वैज्ञानिकों ने पत्र में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर तरफ चीख पुकार है, लोगों की सरकार से गुहार है, अस्पताल दो, ऑक्सीजन दो, बिस्तर दो, इस मुश्किल वक्त में मदद करो। स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसीलिए विपक्ष से लेकर विदेश के नेता मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब तो 300 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ तो करो सरकार, अब तो जागो सरकार। पत्र के जरिए पीएम मोदी से अपील की गई है कि देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति मिले, जिससे वायरस को और करीब से समझा जा सके और समय रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाएं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। कई सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में जो सक्रिय मामले नजर आ रहे हैं, असल में उससे 20 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई लोग न सिर्फ इस वायरस को फैला रहे हैं, बल्कि समाज में सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर समय रहते सटीक भविष्यवाणी कर दी जाए तो कई जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों की जान भी बच सकती है। पीएम मोदी से अपील की गई है कि इस मुश्किल समय में उनकी सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों को सिर्फ फंड न दिए जाएं, बल्कि हर तरह की परमिशन और सपोर्ट भी दिया जाए। वैज्ञानिकों से लेकर हर कोई सरकार को आईना दिखा रहा है, लेकिन सरकार सच को जानकर भी अनजान बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता को अब भी सरकार पर भरोसा करना चाहिए? देश मुश्किल में है और सरकार को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। सरकार की रणनीति के कारण हालत सुधरने की जगह खराब ही होते दिख रहे हैं। सरकार को लेकर सिर्फ आम जनता में ही नाराजगी नहीं दिख रही, किसानों में भी ये नाराजगी दिखाई दे रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर 5 महीने से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान नए कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बात ही नहीं कर रही है। ऐसे में किसान भी अड़ गए हैं। आज किसानों ने किसान मजदूर एकता दिवस मनाया और आगे की रणनीति तैयार की। तो कैसा रहा आज किसानों का दिन भर का हाल, आइए देखते हैं इस खबर में। आज 1 मई यानी मजदूर दिवस था, इसीलिए किसानों ने पहले से ही आज के दिन के लिए रणनीति बना रखी थी। किसानों ने इसके लिए किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की ऑनलाइन बैठक की,
जिसके बाद ट्रेड यूनियन और किसानों ने सम्मिलित रूप से किसान मजदूर एकता दिवस मनाया। इधर पंजाब के किसान नेताओं ने दिल्ली बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा के कई स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। खास बात यह रही कि आज विशेष तौर पर मजदूर नेताओं ने मंच संभाला। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन को दबाने का खूब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं। वहीं बीते दिन पंजाब के बरनाला में रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग स्थल के सामने किसानों का धरना था, जिसमें नेताओं ने किसानों, मजदूरों और युवाओं से 1 मई को बरनाला रेलवे स्टेशन पर आने की अपील की थी। जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक मार्च निकाला गया। किसान संगठनों का संघेड़ा भदलवड रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने भी धरना चल रहा है। इसके अलावा अगर आगे के कार्यक्रमों की बात की जाए तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी करके कहा कि 5 मई को किसान दिल्ली में रोष मार्च निकालेंगे। मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उधर गांव जंडियाला गुरु में किसान संगठनों की बैठक में किसान नेताओं ने बताया कि अमृतसर से दिल्ली के लिए किसानों का 12वां जत्था जल्द ही कूच करेगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। किसानों की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार और किसानों के बीच कब होगा समझौता? कृषि कानून रद्द होगा या फिर इसमें संशोधन से काम चलाया जाएगा? कौन हटेगा पीछे और किसकी होगी जीत? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन ने बता दिया कि राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य से कांग्रेस को खुशी की खबर मिली है। तो क्या है खबर जिससे कांग्रेस खेमे में दिख रही है खुशी और बीजेपी में है मायूसी? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी 5 राज्यों में सत्ता हासिल करने में जुटी रही तो वहीं बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में उसकी जमीन खिसक गई। ऑपरेशन लोटस से सत्ता हथियाने वाली बीजेपी को कर्नाटक की जनता ने वोट से जवाब दे दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक बार फिर वापसी की है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुआ था उनमें से 7 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। बेल्लारी, बीदर, तीर्थहल्ली, रामनगर, भद्रावती, बेल्लूर और गुद्दीबंदा नगर निगम पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस ने 45% वोट शेयर के साथ 226 सीटों में से कुल 119 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के खाते में महज 56 सीटें आईं। वहीं जेडीएस को 67 सीटें ही मिली। नगर निकाय चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के कामकाज से कर्नाटक की जनता खुश नहीं है। येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी के भीतर ही खींचतान मची हुई है। बीजेपी के विधायक खुद नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर चुके हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव के नतीजे येदियुरप्पा के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। वहीं इन नतीजों ने कांग्रेस की स्थिति को और मजबूत किया है। कांग्रेस की जीत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्वीट किया, लिखा, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। ये जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति, अपने समर्पण के प्रति कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के इस दौर में अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे रहें। देखना यह होगा कि इन नतीजों का असर कर्नाटक की सियासत पर दिखाई देगा या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महामारी और लॉकडाउन से रोजगार के विकल्प सीमित होने से बेरोजगारी चरम पर है। शहरी इलाकों से गांव वापस लौटे लोग गांव ही रोजगार की तलाश में मनरेगा से जुड़े इस बात की पुष्टि मनरेगा के आंकड़े करते हैं, लेकिन सबको मनरेगा में काम नहीं मिला, ये भी उतना ही बड़ा सच है। देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल यानी मौजूदा वित्त वर्ष के पहले महीने में मनरेगा के तहत काम करने वालों की संख्या पिछले साल से ज्यादा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह महामारी के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी को माना जा रहा है। इस साल अप्रैल में 2 करोड़ 60 लाख परिवार और 3 करोड़ 70 लाख लोग रोजगार की तलाश में थे। पिछली साल से 91% ज्यादा परिवारों और 85% से ज्यादा लोगों को रोजगार की जरूरत थी। 2 साल पहले यानी अप्रैल 2019 में 2 करोड़ परिवार और 3 करोड़ लोग महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम तलाश रहे थे। हालांकि इस रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मांगने वाले हर शख्स को काम नहीं मिल पाया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने सिर्फ 1 करोड़ 52 लाख परिवारों और 2 करोड़ 7 लाख लोगों को ही काम मिल पाया। पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो इसमें मनरेगा के तहत 7 करोड़ 56 लाख परिवारों और 11 करोड़ 19 लाख लोगों को काम मिला और कुल 389 करोड़ 31 लाख श्रमिक दिवस का काम हुआ। इस हिसाब से रोजगार पाने वाले हर परिवार को एक साल में औसतन 51 दिन का काम मिला। गौरतलब है कि मनरेगा कानून के तहत एक वित्त वर्ष में हर उस ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है, जिसके वयस्क सदस्य अपनी मर्जी से शारीरिक मेहनत वाला काम करने को तैयार हों, लेकिन ये मकसद कभी पूरा नहीं हो पाया।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 25 अप्रैल को खत्म हफ्ते में गांव में बेरोजगारी का आंकड़ा मामूली बढ़त के साथ 6.37% रहा। 28 मार्च को खत्म हफ्ते में उनकी बेरोजगारी का आंकड़ा 6.18% था, लेकिन इस दौरान शहरी इलाकों में बेरोजगारी का आंकड़ा तेज उछाल के साथ 7.72% से 9.55% पर जा पहुंचा। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। महामारी के चलते लोगों के पलायन के कारण रोजगार के विकल्प भी सीमित हैं। यही कारण है कि कई गांवों में मनरेगा काम मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।